सीबीआई सत्यपाल मलिक के लगाए आरोपों का संज्ञान ले रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं सत्यपाल मलिक के लगाए आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरे हाथ में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 17 फरवरी 2019 को इस अखबार के पहले पन्ने पर छपी है। इसमें तो यही लिखा है कि जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका और अंत में विमान नहीं दिया गया। जवानों को सड़क मार्ग से ले जाया गया और आतंकी साजिश कामयाब हो जाती है। क्या सरकार इस खबर पर भी चुप रह जाएगी? हम आज के वीडियो में उस समय उठे इन सवालों पर बात करेंगे जो उठने से पहले ही दबा दिए गए थे, और इस पर भी बात करेंगे कि पुलवामा पर शरद पवार के बयान को गोदी मीडिया ने कैसे गायब कर दिया। इसलिए फरवरी 2019 में दैनिक भास्कर और द क्विंट में छपी खबर की बात बहुत जरूरी है। इन दोनों में छपी खबरें तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर देती हैं कि सत्यपाल मलिक ने किसी राजनीतिक मकसद से आरोप लगाया होगा। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को बुला लिया है, लेकिन वहां तो सवाल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर होगा। मगर सत्यपाल मलिक ने जवानों को 5 विमान नहीं देने और उल्टा उन्हें ही चुप रहने का जो आरोप लगाया है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री तो सीबीआई की बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या यह ठीक लगेगा कि उनकी सरकार की एक संस्था, संवैधानिक संस्था, सत्यपाल मलिक को बुलाकर पूछे और संवैधानिक पद पर बैठे सरकार के प्रमुख उसी व्यक्ति के दूसरे आरोपों का संज्ञान तक ना लें और जवाब भी ना दें? यह 17 फरवरी 2019 का दैनिक भास्कर का पहला पन्ना है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की खबर है कि 16 राज्यों में 40 शहीदों की अंतिम यात्राएं निकली हैं। मगर इसी के फ्रंट पेज पर उतनी ही प्रमुखता से दाहिनी तरफ यह खबर छपी है। ध्यान से देखिए कि जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका। यह खबर हेमंत अत्री के नाम से छपी है। सत्यपाल मलिक ने करण थापर से कहा कि अगर 5 विमान मिल जाते तो आतंकी साजिश कामयाब नहीं होती। उन्हें उस वक्त सीआरपीएफ के लोगों ने बताया था। इससे पहले यह बात किसी तरह से मैनेज कर ली जाए और उस वक्त से जुड़े अधिकारियों को सामने लाकर यह बुलवाना शुरू कर दिया जाए कि सत्यपाल मलिक गलत बोल रहे हैं। आपको यह खबर देखनी चाहिए जो दैनिक भास्कर में 17 फरवरी 2019 के दिन छपी है। जिस पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम पर, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगा था लोकसभा चुनावों में, उन्हें बताना चाहिए कि उन जवानों को विमान समय पर क्यों नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक ने कई बार कहा है कि जब प्रधानमंत्री का भाषण होने लगा तब उन्हें समझ आ गया कि क्यों चुप रहने के लिए कहा गया है। उनका इशारा इसी तरफ था है कि पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगा जा रहा था। महाराष्ट्र के लातूर में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री साफ साफ पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि इस हमले को लेकर कोई सवाल कीजिए तो कहा जाता है आप राजनीति मत कीजिए। मगर खुद प्रधानमंत्री पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला। यह जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट किया जाने लगा कि आप वोट दीजिए पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर। उन्हीं फर्स्ट टाइम वोटरों को अब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना चाहिए कि ये जवान क्यों शहीद हुए। क्या अगर उनकी सरकार ने 5 विमान समय पर दे दिए होते तो जवानों की मौत होती? इनके नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? इसलिए हमारा यह सवाल वाजिब है कि अगर सीबीआई सत्यपाल मलिक को बुलाकर पूछने वाली है तो प्रधानमंत्री को उनके लगाए इन आरोपों का भी जवाब देना चाहिए। अब हम आपको हेमंत अत्री की उस खबर को पढ़कर बताने जा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। इस खबर की एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग है, जवानों का विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 माह से गृह मंत्रालय में अटका। हेमंत अत्री लिखते हैं कि बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। गृह मंत्रालय से कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को श्रीनगर के लिए रवाना हो गया था। कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के आने जाने के लिए 1 जनवरी 2018 को दिल्ली श्रीनगर हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन 31 जुलाई 2018 को इसे बंद कर दिया
गया। हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी से हवाई सुविधा शुरू करने के आदेश की चिट्ठी 11 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में लंबित है। इसे वित्तीय कारणों से मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि जम्मू से श्रीनगर जाते समय रोड ओपनिंग और सुरक्षा प्रबंधों का खर्चा भी कम नहीं है। यह सब मैं हेमंत अत्री की रिपोर्ट से लाइन बाय लाइन शब्दशः पढ़कर बता रहा हूं। आगे लिखते हैं कि 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा। मुख्यालय ने यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया, लेकिन कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को सुबह 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। दोपहर बाद 3:15 बजे आतंकी हमला हो गया। हर बात की जांच होनी चाहिए। 4 महीने से गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव क्यों अटका था? खबर में बताया गया है कि वित्तीय कारणों से 4 महीने से फाइल अटकी रही, मंजूरी नहीं मिली। क्या भारत के पास उस वक्त इतना भी पैसा नहीं था? इन वित्तीय कारणों की भी पड़ताल जरूरी है कि क्या वाकई इसका खर्चा इतना ज्यादा था और सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे। हेमंत अत्री ने अपनी खबर में यह भी लिखा है कि हालांकि जम्मू से श्रीनगर जाते समय रोड ओपनिंग और सुरक्षा प्रबंधों का खर्च भी कम नहीं है, तो यह हिसाब बहुत जरूरी है कि देश के सामने लाया जाए। अगर वित्तीय कारणों से विमान नहीं दिए गए तो सड़क मार्ग से ले जाने में कितना खर्च हुआ? हमने इस खबर को लिखने वाले हेमंत अत्री से भी बात की, उनका भी बयान मंगाया है। देखिए रवीश जी, जहां तक हवाई सेवाओं का मामला है, इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये कोई नई चीज नहीं थी, ये लगातार चलती आ रही थी और इसको हर 6 महीने में सैंक्शन मिलती है गृह मंत्रालय से और उसके बाद वो सर्विसेज कंटिन्यू रहती है। ये बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस चल रही है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, 1 जनवरी 2018 से 30 जून तक की सैंक्शन दी गई थी हवाई सेवा चलाने के लिए, सैनिकों के लिए, स्पेशली सीआरपीएफ के लिए। हुआ क्या कि इसकी सैंक्शन भी 11 अप्रैल 2018 को आया और 31 जुलाई तक की ये सैंक्शन थी। उसके बाद वो सैंक्शन खत्म हो गई। अब उसके बाद की जो स्थिति है वो बड़ी एक तरीके से कहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है जो गृह मंत्रालय के अंदर बैठी है या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठी है, उसकी मानसिकता पे तरस आएगा आपको जब ये कहानी सुनेंगे आप। हुआ क्या कि इन्होंने अक्टूबर नवंबर में दोबारा से लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था गृह मंत्रालय से कि आप हमें ये सैंक्शन बढ़ाइए, क्योंकि हर 6 महीने में रूटीन में होती है, सैंक्शन एक्सटेंड हो जाती है, 6 महीने की होती है। अब फरवरी में 4 फरवरी को फिर चिट्ठी लिखी जाती है, क्योंकि जो जम्मू का ट्रांजिट कैंप था वहां सीआरपीएफ के 2,500 से ऊपर जवान इकट्ठे हो गए थे। लगातार बर्फबारी हो रही थी और कॉन्वॉय मूव नहीं कर पा रहे थे टुवर्ड्स श्रीनगर। हेडक्वार्टर ने वो जो था, जो उनका प्रपोजल था, वो गृह मंत्रालय को भेज दिया और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया किसी भी तरीके का। उसके बाद मजबूर होकर के 14 फरवरी को ये जो कॉन्वॉय था वो सुबह 3:30 बजे जम्मू से चलता है श्रीनगर के लिए और 3:15 बजे लिथोपुरा ये जगह है, लिथोपुरा के अंदर वो विस्फोट होता है और वो आत्मघाती हमले में, जिसमें ये जवान हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इसमें रवीश जी सवाल बहुत गहरे हैं और गंभीर हैं। पहला तो यह है कि हर 6 महीने में रूटीन में सैंक्शन जो मिलनी चाहिए एक्सटेंशन की, वो इस केस में क्यों नहीं मिली, पहली बात। हेमंत अत्री भास्कर में छपी अपनी खबर के बारे में बता रहे थे कि किस तरह जो काम रूटीन में होना था वो काम बार बार पत्र लिखने के बाद भी नहीं हुआ। विमान देने की मांग मंजूर नहीं हुई, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस मामले की जांच हो, बल्कि अब तक जांच की रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए थी। 2019 की यह घटना है। सीआरपीएफ के आला अफसरों ने गृह मंत्रालय के जवाब का इंतजार किया या नामंजूर होने के बाद उन्होंने अपने काफिले को आगे बढ़ा दिया? क्या यह सूचना गृह मंत्रालय को दी कि आपकी तरफ से जवाब नहीं आया है, इसलिए हम काफिला लेकर सड़क मार्ग से जा रहे हैं? 21 फरवरी 2019 की यह रिपोर्ट पूनम अग्रवाल की है। ठीक से देख लीजिए, पुलवामा हमले के बाद द क्विंट में छपी है। हेमंत अत्री की रिपोर्ट भी सूत्रों के हवाले से लिखी गई है और पूनम अग्रवाल ने भी सूत्रों के हवाले से लिखा है। पूनम लिखती हैं कि पता चला है कि सीआरपीएफ ने वाकई गृह मंत्रालय से जवानों को ले जाने के लिए विमान मांगा था, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। इस रिपोर्ट में सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों ने अपना नाम तो नहीं बताया है, मगर कहा है कि बर्फबारी के कारण बहुत से जवान जम्मू में फंस गए थे। 4 फरवरी को आखिरी बार काफिला गया था, इसलिए हमने सीआरपीएफ मुख्यालय को लिखा कि हमें हवाई जहाज से ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मगर कुछ नहीं हुआ। किसी ने हमें जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी। अभी आपने हेमंत अत्री को सुना, उनकी रिपोर्ट देखी जो दैनिक भास्कर में छपी थी। पूनम अग्रवाल की रिपोर्ट भी आपने देख ली जो क्विंट में छपी थी। ये दोनों रिपोर्ट पुलवामा हमले के तुरंत बाद छपी हैं। पूनम अग्रवाल की रिपोर्ट में आपने गौर किया कि सीआरपीएफ के सीनियर अफसर ने कहा है कि हमने हवाई जहाज मांगा, लेकिन किसी ने हमें जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी। हम पूनम अग्रवाल की रिपोर्ट का आगे का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेजी में रिपोर्ट है,
इसलिए हमने अनुवाद किया है। वे लिखती हैं कि श्रीनगर में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को लिखा और प्रक्रिया के तहत उसे गृह मंत्रालय भेज दिया गया। उस अधिकारी ने यह भी बताया कि इसके पहले भी जवानों को हवाई जहाज से ले जाने की गुजारिश की गई थी, मगर उसे कभी मंजूर नहीं किया गया। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि जहाज से ले जाने पर न केवल सुरक्षा भी होती बल्कि खर्चा भी कम आता, इसलिए यह सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसलिए पुलवामा मामले में जांच बहुत जरूरी है। सरकार की लापरवाही जानबूझकर थी या नौकरशाही की अपनी शिथिलता, यह सब तय होना चाहिए। क्या अब भी सत्यपाल मलिक के बयान को आप हल्के में ले सकते हैं कि अगर गृह मंत्रालय 5 विमान दे देता तो आतंकी साजिश कामयाब नहीं होती और 40 जवानों की जान बच जाती? तब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री लातूर में फर्स्ट टाइम वोटर से जवानों के नाम पर वोट कैसे मांगते। अगर व्हाट्सएप अंकिलों ने आपके दिमाग को पूरा खर्च नहीं कर दिया है, कुछ भी बचा हुआ है, तो सोचिए इन सवालों पर। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि सड़क मार्ग की सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं थी। हवाई जहाज मांगा गया, नहीं दिया गया। दूसरा, जिस रास्ते से ले जाया गया उसकी सुरक्षा नहीं की गई, जैसा कि सत्यपाल मलिक कहते हैं। पूनम अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 8 फरवरी को खुफिया विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि उस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज करें, सुरक्षा बंदोबस्त ढंग से करें, वहां पर विस्फोटक के इस्तेमाल की सूचना है। यही बात सत्यपाल मलिक ने भी कही है। ये घटना हुई जहां वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आकर मिल रही हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं थी। पर चूंकि आप राज्यपाल रहे हैं तो जो काफिला गुजरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं तभी वो काफिला गुजरता है? प्रोटोकॉल तो कुछ होगा उसका। जब वो निकलता है, हाँ, उस वक्त एक जिप्सी वहां खड़ी हो जाती है, जो साइड लेन्स आती हैं उन्हें रोकने के लिए। जब निकल जाता है तब उसको खोलते हैं। द क्विंट में पूनम अग्रवाल की जो रिपोर्ट है उसमें यही लिखा है कि हवाई जहाज से ले जाने के सवाल पर गृह मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि इतना ही कहा कि पिछले कुछ वर्षों से गृह मंत्रालय ने विमान कुरियर सेवा को सभी सेक्टरों में बेहतर किया है। लेकिन जब क्विंट ने पुलवामा की घटना से संबंधित सवाल पूछे कि हवाई जहाज की जो मांग की गई थी उसका क्या हुआ, तो कोई टिप्पणी नहीं आई। पुलवामा हमले की जांच तो होनी चाहिए ताकि यह सब तय हो, और आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर यह गोदी मीडिया क्यों नहीं इन बातों की पड़ताल कर रहा है, क्यों नहीं देश को बता रहा है, क्यों इन खबरों को दबाया जा रहा है। भास्कर और क्विंट की यह खबर मामूली सर्च से इंटरनेट में मिल सकती है, लेकिन फिर भी इन जानकारियों को लेकर कोई अपना कार्यक्रम नहीं कर रहा है। 21 फरवरी 2019 के इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, पढ़ लीजिए। यह खबर समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से छपी है। पुलवामा की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि इस समय केंद्रीय बलों के लिए जो विमान सेवा है उसके अलावा एक नई सुविधा दी जा रही है। अब दिल्ली या जम्मू से श्रीनगर के लिए एयरक्राफ्ट बुक किया जा सकेगा। खबर के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि इस फैसले से 7.8 लाख अर्धसैनिक बलों को लाभ होगा। जवान, हेड कांस्टेबल, सहायक सब इंस्पेक्टर को भी यह सुविधा मिलेगी जो पहले नहीं थी। वाहवाही होने लग जाती है। एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सेक्टर के लिए पहले से ही विमान सेवा थी, जिसे दिसंबर 2017 में बढ़ाकर दिल्ली जम्मू, जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू और जम्मू दिल्ली के रूट पर भी लागू कर दिया गया। हेमंत अत्री ने जो कहा, पूनम अग्रवाल ने क्विंट में जो लिखा, हेमंत अत्री ने जो दैनिक भास्कर में लिखा था, इन सबको सामने लाकर बार बार ये ड्रामा देखते रहिए कि आपसे कितना कुछ छिपाया गया। इसी खबर में, इकोनॉमिक टाइम्स की इसी खबर में यह भी लिखा है कि दिसंबर 2018 में विमानों की संख्या बढ़ा दी गई और यह सुविधा दिसंबर 2018 तक के लिए बढ़ाई गई। इसमें यह भी लिखा है कि इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना का जहाज भी उपलब्ध कराया जा सकता है। दैनिक भास्कर में हेमंत अत्री ने लिखा कि वित्तीय कारणों से गृह मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी और पुलवामा हमले के बाद गृह मंत्रालय फैसला लेता है कि जरूरत पड़ेगी तो वायुसेना का जहाज भी दिया जाएगा। लेकिन इससे यह जवाब नहीं मिलता है कि 4 महीने से गृह मंत्रालय ने फैसला क्यों नहीं लिया, जहाज क्यों नहीं दिया। उस समय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थीं, वे भी कुछ बोल सकती हैं। 4 महीने से फाइल अटकी रहती है। जवानों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानने वाली सरकार क्या अब जवाब देगी? अगर समय पर जवानों को विमान से ले जाने का फैसला हो गया होता तो सत्यपाल मलिक की यह बात ठीक लगती है कि आतंकी साजिश कामयाब नहीं होती।
भारतीय सेना के 18वें प्रमुख रहे जनरल शंकर रॉय चौधरी ने भी टेलीग्राफ से कहा है कि अगर सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से लाया जाता तो पुलवामा की घटना नहीं होती। सड़क से ले जाना हमेशा खतरों से भरा रहता है। जनरल रॉय चौधरी राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2500 जवानों को लेकर 78 गाड़ियों का काफिला हाईवे से गुजरना ही नहीं चाहिए था, वो भी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में। जनरल रॉय चौधरी ने कहा कि पुलवामा में जो जाने गई हैं उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं और जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सलाह देते हैं। रिटायर्ड जनरल शंकर रॉय चौधरी के बयान के बाद विपक्ष ने फिर से जांच की मांग की है। कोई सुनने वाला तो है नहीं, मांग ही होती है। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी कहा है कि पुलवामा का सच सामने आना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने पुलवामा पर इतना कुछ कहा है लेकिन कोई जांच नहीं हुई। सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि उस घटना की जांच नहीं हुई, अगर हुई होती तो उनसे पूछताछ होती, मगर उनसे पूछताछ नहीं हुई। यह सवाल इतना हल्का नहीं है कि सीआरपीएफ को जहाज क्यों नहीं दिया गया। क्या इस देश में जहाज कम है? शरद पवार ने तो यहां तक कहा है कि अगर जवानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। शरद पवार का भाषण मराठी में है क्योंकि यह बयान कई जगहों पर छापा ही नहीं गया है। कुछ अखबारों में हमें पुणे में उनके कार्यक्रम की रिपोर्टिंग मिली और गुजरात दंगों के आरोपियों के बरी होने पर पवार की सख्त टिप्पणियां भी, मगर पुलवामा पर शरद पवार के बयान गायब ही दिखे। पण त्या खऱ्या अर्थानं त्याची वस्तुस्थिती हे देशासमोर मांडली नाही। मध्यंतरी तुम्ही वाचलं असेल, निवडणुकीच्या आधी पुलवामा नावाचा एक भाग आहे काश्मीरमध्ये, आणि त्या ठिकाणी 40 जवानांची हत्या झाली। कशामुळे ती हत्या झाली? तुम्ही काल कदाचित वर्तमानपत्रामध्ये वाचलं असेल, सतपाल मलिक नावाचे ग्रस्त हे गव्हर्नर होते। गव्हर्नर कुठे? काश्मीरचे। आणि काश्मीरमध्ये हे 40 जवान मृत्यूमुखी पडले। त्या सतपाल मलिक राज्यपालांची नेमणूक ही भाजपने केलेली होती। त्यांच्या विचाराचे ग्रस्त होते, त्यांची मुदत संपली आणि त्यांनी आता सांगितलं की आता मी खरी गोष्ट सांगतो की 40 लोक जवान मृत्यूमुखी पडले आणि हे काम त्यांना हवं ते साधनं विमानं वेळीच पुरवली गेली नाही, त्यामुळे त्यांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं। आणि त्यासाठी त्यांनी देशाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या कानावर हे घातलं, त्यांना उत्तर मिळालं, झालं हे झालं, आता कुठं बोलू नका। त्यांनी खरी गोष्ट आता सांगितली। या देशाच्या जवानांचं रक्षण करण्यासाठी ज्या राज्य आणि केंद्र सरकारवर जबाबदारी आहे ती सुद्धा फार फाडायची नाही, ही भूमिका जे सरकार घेत असेल त्यांना सत्तेवर राहायचा अधिकार नाही, ही भूमिका आपल्याला उद्या घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची होणार आहे। शरद पवार जब अदानी के बारे में बोलते हैं कि जेपीसी की जरूरत नहीं, तब सरकार और गोदी मीडिया कितनी गंभीरता से उनके बयान को लेता है। लेकिन जब कहते हैं कि जो जवानों की रक्षा नहीं कर सकती उस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, तो यह खबर गायब सी कर दी जाती है। आप भी खोज कर देखिए ना इंटरनेट में कि शरद पवार का यह बयान कहां कहां छपा है, कहां कहां नहीं छपा है, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों चुप्पी साध ली गई है और आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब वही पवार अदानी के चैनल से इंटरव्यू में कहते हैं कि जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है, तब बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि शरद पवार ने कांग्रेस को बस के नीचे फेंक दिया, यानी अपने फायदे के लिए एक तरह से धोखा दे दिया। मगर जब शरद पवार कहते हैं कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए, तब अमित मालवीय का इस पर कोई ट्वीट ही नहीं मिला। क्यों नहीं आया ट्वीट? शरद पवार रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके जैसे वरिष्ठ नेता का बयान गायब कर दिया जा रहा है। सत्यपाल मलिक सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में जब यह घटना हुई। उनका इंटरव्यू होता है, बयान देते हैं तो अगले दिन अखबारों में गायब हो जाता है। विपक्ष जब हल्ला करता है तब जाकर दूसरे दिन कहीं कहीं कुछ कुछ छपता है। पवार का यह भी मानना है कि अगर जवानों को विमान से ले जाया गया होता तो आतंकी कामयाब नहीं होते और जवानों की जान बच सकती थी। यही तो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। यही बात दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपी है फरवरी 2019 की। यही बात द क्विंट की रिपोर्ट में छपी है फरवरी 2019 की। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी ओढ़ ली। ऐसा भी नहीं है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उनके पास निजी तौर पर कर्नाटका बीजेपी के एक ऐसे नेता से बात करने का बहुत समय है जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बीजेपी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था, जिन पर ठेकेदार संतोष पाटिल से 40% कमीशन मांगने का आरोप था। उन पर आरोप लगाते हुए संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में राज्य की पुलिस इस मामले की जांच करती है और क्लीन चिट दे देती है। चुनाव से पहले ईश्वरप्पा ने राजनीति से रिटायर होने का ऐलान भी कर दिया
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा, जिस पर घूस मांगने के आरोप हैं, उसे फोन कर प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपने पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, इसलिए आपसे बात करने का निर्णय लिया। पहले ही ग्राउंड तैयार कर दिया जा रहा है कि इनसे पार्टी के प्रति निष्ठा रखने के लिए बात हो रही है। सब कुछ कितना सोच समझकर बोला जाता है कि इसका आरोप ना लग जाए कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। अगर इसी तरह का आरोप कांग्रेस या विरोधी दल के किसी नेता पर लगा होता तो ईडी सीबीआई उनके घर कब तक पहुंच चुकी होती। लेकिन क्या ईश्वरप्पा के घर पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी गारंटी के कारण वे पार्टी के प्रति निष्ठावान बने हुए हैं। अगर पार्टी के प्रति निष्ठावान होने के कारण प्रधानमंत्री ईश्वरप्पा को फोन कर सकते हैं तो सच बोलने का साहस करने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी फोन कर सकते थे। उनके इस बयान के बाद जनता को बता सकते थे कि पुलवामा हमला क्यों उनके हिसाब से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, क्यों समय पर गृह मंत्रालय ने जवानों को जम्मू से श्रीनगर ले जाने के लिए विमान नहीं दिया, इस पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। और अब खबर आई है कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को बुला लिया है। यह खबर इस तरह से छप रही है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। यह भी ना समझें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया और तुरंत सीबीआई ने उन्हें बुला लिया है। जिस केस में उन्हें बुलाया गया है उस मामले में एफआईआर पिछले साल अप्रैल में हुई थी। अक्टूबर 2022 में उन्हें बुलाकर पूछा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 फाइल क्लियर करने के लिए 300 करोड़ देने की पेशकश की गई थी। इस बार मार्च में देशबंधु अखबार के प्रशांत टंडन को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि पैसे देने की बात करने वाले कथित रूप से आरएसएस और बीजेपी के नेता राम माधव थे। हमने ये टाइमलाइन मीडिया में छपी खबरों के आधार पर बनाई है। ठीक 1 साल पहले 2 एफआईआर दर्ज होती है और इस मामले में सत्यपाल मलिक से एक बार पूछताछ होती है। अगर उनके आरोपों को लेकर जांच में इतनी तेजी आई होती तो 1 साल बाद आज सीबीआई चार्जशीट दायर कर रही होती, कुछ ठोस बताने की हालत में होती, ना कि 1 साल बाद सत्यपाल मलिक को ही बुलाकर पूछ रही होती, वो भी उनके मीडिया में आकर बोलने के बाद। यह नोटिस आया है ऐसा सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। इसमें भी एक झोल है। सत्यपाल मलिक ने जब देशबंधु के प्रशांत टंडन से नाम ले लिया कि राम माधव ने कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश की थी, पहले आरोप यह लगाया था कि आरएसएस का कोई बंदा है जो 200-300 करोड़ का कमीशन देने का ऑफर कर रहा था। लेकिन प्रशांत टंडन से सत्यपाल मलिक ने नाम ले लिया कि उस बंदे का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी को मंजूरी देने पर रिश्वत की पेशकश की गई। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2021 की यह खबर है। उस समय झुंझुनू की एक सभा में उन्होंने कह दिया कि मेरे कश्मीर में जाने के बाद 2 फाइलें सामने आई। एक में अंबानी इन्वॉल्व थे, एक में संघ के बड़े पदाधिकारी, एक महबूबा सरकार के मंत्री थे जो खुद को प्रधानमंत्री के नजदीक बताते थे। मुझे दोनों विभागों के सेक्रेटरी ने बताया कि इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। यह खबर छपी, हंगामा हुआ, मगर आगे की कार्रवाई का पता ही नहीं चला। ना गोदी मीडिया ने कभी पलटकर सरकार से पूछा। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से। एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर